गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन। माय डियर, आप सबका रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग पैनेसिया बैच का सेकंड लेक्चर को लेकर के आए हैं। कल हमने जहां तक जिक्र किया था जस्ट उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन 2 मिनट में हम लोग रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। कल जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सेंटेंस को लेकर के, और सेंटेंस के बारे में हमने देखा कि सेंटेंस जो होता है उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सबसे पहला कंप्लीट मीनिंग, और दूसरा इस कंप्लीट मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट सही होना चाहिए। इसी केस में आपके दिमाग में एक बात आया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट उसको बोलेंगे, कोई भी काम अगर किसी इंसान के द्वारा किया जा रहा है तो वो इंसान उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन बात आपके दिमाग में आएगी कि, और कन्फ्यूजन भी होगा कि सर आप इतना ईजी तरीके से तो बोल दिए कि सब्जेक्ट के बारे में, आई मीन सेंटेंस के बारे में, अरे भैया सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन अगर बहुतों सारा वर्ड दिया रहेगा, आई मीन बहुतों सारा लाइन दिया रहेगा, एक बड़का पैराग्राफ दिया रहेगा, और तब उसमें सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करें सर, ये तो बताइए। तो माय डियर याद रखिएगा, जब बहुत बड़ा पैराग्राफ है और उसमें आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, उस केस में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीका है। वो तरीका मैं आपको दे रहा हूं कि उस सेंटेंस में आपको 2 चीज़ों से क्वेश्चन करना है। सबसे पहला आपको उस सेंटेंस में हु से क्वेश्चन करना है, और दूसरा उस सेंटेंस में आपको व्हाट से क्वेश्चन करना है। यानी हु से क्वेश्चन करने के बाद और व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद, एक बार फिर से सुना, हु से क्वेश्चन करने के बाद और व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब्जेक्ट आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद कल हम लोग चर्चा किए थे वर्ब को लेकर के, और इस वर्ब को मैंने बोला था कि वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम दिए थे हम लोगों ने एक्शन वर्ड, और दूसरा जिसका नाम मैंने दिया था एस्टेटिव वर्ब या फिर एस्टेटिव वर्ड, यानी 2 वर्ड था। एक तो था एक्शन वर्ड और दूसरा था एस्टेटिव वर्ड। जब हम लोग एक्शन को लेकर के चर्चा कर रहे थे, इसका मतलब जो एक्शन हो रहा था वो मेरे को दिख रहा था, मेरे को फील हो रहा था। लेकिन जब हम लोग एस्टेट के बारे में चर्चा कर रहे थे, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा था। जैसे मैंने बोला था कि मनीष इज अ टीचर, मनीष एक शिक्षक है। एक बात बताना मेरे भाई, यहाँ पे कौन सा एक्शन हुआ? आप बोलोगे सर इसमें एक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मनीष के पोजिशन को दिखाया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं मनीष के स्टेट को दिखाया जा रहा है, वो अपने आप में एस्टेटिव वर्ब कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है, इसके लिए भी तो कोई तरीका बताइए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर आपके सेंटेंस में या फिर आपको वर्ब पहचानना है तो याद रखना कि हिंदी के शब्द में जिसके लास्ट में अगर ना देखने को मिलेगा ना, वो अपने आप में वर्ब कहलाएगा। एक देहाती लैंग्वेज में, एक हम कह सकते हैं कि बुक के लैंग्वेज के हिसाब से चले, बुक का कंटेंट अगर मैं उठा के डाल दूं तो हम बोल सकते हैं कि भैया जिसके लास्ट में ना शब्द जुड़ा रहेगा वो अपने आप में वर्ब कहलाएगा। जैसे पढ़ना, कम का मतलब होता है आना, ना जुड़ा हुआ है। बात करते हैं रीड का मतलब होता है पढ़ना, इसमें भी ना जुड़ा हुआ है। बात करते हैं हम लोग ड्रिंक, इसका मतलब भी होता है पीना, ना जुड़ा हुआ है। बात करते हैं हम लोग ईट का मतलब होता है खाना, इसमें भी ना जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सारा का सारा वर्ड अपने आप में क्या है? आप बोलोगे सर सारा का सारा वर्ड अपने आप में वर्ब है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। अब एक बात बताना, कोरोना, इसमें भी तो ना जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब है? नहीं मेरे भाई, ये अपने आप में नाउन है। क्लियर? ये किसी न किसी बीमारी का नाम है, एक तरह से हम कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं नाना, एक बात बता, नाना, ये जो नाना है ये नाउन है? आप बोलोगे सर ये नाना जो है ये अपने आप में वर्ब है? आप बोलोगे हाँ सर वर्ब है, क्योंकि आपने ही तो बताया कि ना से खत्म होने वाले सारा का सारा वर्ड अपने आप में वर्ब कहलाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है मेरे भाई। कोरोना अपने आप में किसी चीज का खास नाम है, तो खास नाम होने की वजह से ये प्रॉपर नाउन हुआ। नाना ये अपने आप में नाउन है मेरे भाई। ना से खत्म है तो क्या हुआ? ना तो है, ना से खत्म हुआ तो क्या हुआ? नाउन है भैया, नाउन है। ठीक है, तो नाना और कोरोना को छोड़ करके लगभग जितने भी चीज बचते हैं सारा का सारा अपने आप में वर्ब कहलाता है। इससे आगे हम लोग जिक्र करते हैं और बात आती है ऑब्जेक्ट को लेकर के कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को जरा ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है अच्छे से देख। जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देखो। ऑब्जेक्ट को हम लोग साफ साफ बोल देते हैं कि कोई भी एक्शन किसके द्वारा रिसीव किया गया तो उस एक्शन को रिसीव करने वाला इंसान ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक बार फिर से सुनो, सपोज करो ये एक्शन हुआ और इस एक्शन को कोई ना कोई रिसीव किया, तो जो इंसान रिसीव किया वही इंसान इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक बार फिर से देख, जब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? सपोज कर मेरे भाई कि ये आपका एक्शन है, अच्छे से देखना, सपोज करो कि ये एक्शन है, ठीक है, और ये भी सपोज करो कि ये कोई इंसान है, ये कोई इंसान है जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी इस एक्शन को जो रिसीव कर रहा है वो ये है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार फिर से समझो, ये कोई ना कोई एक्शन है, ठीक है, और ये जो एक्शन है
तो और ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, आई मीन कोई ना कोई इंसान है, कोई ना कोई हम कह सकते हैं कि डूअर है, करने वाला है ना। फिर ऐसे बोलो यार, डूअर मत बोलो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कोई इंसान है जो रिसीव करता है, यानी हम लोग रिसीवर बोल सकते हैं। तो इस एक्शन को जो इंसान रिसीव करेगा वही इंसान उस सेंटेंस का या फिर हम कह सकते हैं उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। रे भैया, कोई भी एक्शन को रिसीव करने वाला इंसान अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाएगा उस वर्ब का। तो यहां से देख, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट उसे कहा जाएगा जो उस एक्शन को रिसीव करने का काम करेगा। इसलिए हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एक्शन रिसीवर वर्ड है। एक्शन रिसीवर वर्ड है, यानी एक एक्शन को रिसीव करने वाला वर्ड जो है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई भी एक्शन हो रहा है मेरे भाई, कोई भी काम हो रहा है, उस काम को कोई ना कोई तो रिसीव करेगा, और जो उस काम को रिसीव करेगा वही अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जरा एग्जांपल फोकस करना। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल, जो पीछा वाला एग्जांपल जो था उसी पे चर्चा करते हैं। आपके सामने एग्जांपल था रामा किल्ड रावणा। एक बात बताना मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसमें एक्शन क्या हुआ, आप बोलोगे सर एक्शन जो हुआ वो यहाँ पे मारने का एक्शन हुआ, ये आपका एक्शन है, यानी ये जो है ये अपने आप में वर्ब हुआ, ये वर्ब है, बिल्कुल सही। हम बोलेंगे इस एक्शन को किया किसने, तो आप बोलोगे सर इस एक्शन को रामा ने किया, इसका मतलब ये जो रामा है इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट हुआ, बिल्कुल है। अरे भैया, इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये जो एक्शन है ये राम के द्वारा किया गया। अब बात बताना, ये जो किल जो एक्शन है ये किसके द्वारा रिसीव किया गया, मतलब इसके वजह से अफेक्टेड कौन हुआ, तो आप बोलोगे सर ये जो एक्शन है ये कहीं ना कहीं आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रावण के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, मरने का काम रावण के द्वारा किया गया है। इसका मतलब जो एक्शन हुआ है वो रावण पर ही अप्लाई हुआ है, या फिर जो एक्शन किया गया है उससे रावण ही प्रभावित हुआ है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि एक्शन को रिसीव करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली किसी न किसी एक्शन को रिसीव करेगा, यानी एक्शन को रिसीव करने वाला क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जब हम सेंटेंस में चर्चा करते हैं तो हम अच्छे तरीके से सेंटेंस भी देख चुके हैं, लेकिन आपके दिमाग में फिर बात आएगी कि सर अगर बहुते बड़का सेंटेंस रहेगा तब हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो मैं सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। अब बात आती है ऑब्जेक्ट के बारे में कि अगर बड़ा सा सेंटेंस है उसमें मैं ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, ठीक है। तो देख, अगर आपके सामने बहुत बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो उसके लिए भी मैं क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करता हूं। आप बोलोगे सर मेरे को कैसे याद रहेगा, तो एक बात बताना, क्या कभी भी दो चीज को मारने के लिए हम लोग सेम हथियार का इस्तेमाल करेंगे, नहीं कर सकते हैं। एक बात बता, पाकिस्तान को मारने के लिए हम लोग उसी हथियार का इस्तेमाल करेंगे जिस हथियार से हम लोग अमेरिका को मारेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस हथियार से हम पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं उसी हथियार से तो हम अमेरिका पे नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका तो ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग चीज़ों के लिए मेरे को अलग अलग हथियार की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्ट इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए अलग मेरे को लगाना पड़ेगा, वर्ब को ढूंढने के लिए अलग लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए अलग लगाना पड़ेगा। एग्जैक्ट इसी तरीके से मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट को लेकर के कि भैया अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो दो क्वेश्चन वर्ड से आप क्वेश्चन करो, आंसर मिलेगा, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सबसे पहला हु से क्वेश्चन करो, वर्ड से क्वेश्चन करो, और दूसरा हुम से क्वेश्चन करो। यानी वर्ड से क्वेश्चन करने के बाद और हुम से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक बार फिर से देखो, हु से क्वेश्चन करने के बाद और व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जरा एक एग्जांपल देखो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे मैं लिखूं अंशिका लव्स अंकित, अंशिका लव्स अंकित। एक बात बताना, यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि भैया इस सेंटेंस में बता कि काम कौन सा हुआ, आप बोलोगे सर ये जो आपके सामने दिख रहा है लव्स, ये अपने आप में वर्ब है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। इस वर्ब को किया किसने, यानी इस एक्शन को किया किसने, आप बोलोगे सर इस एक्शन को जो की है वो अंशिका है। इसका मतलब इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट कौन हुई, तो अंशिका इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट हुई। अब इस वर्ब को, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, आप बोलोगे सर इस एक्शन को जो रिसीव कर रहा है वो रिसीव करने वाला इंसान तो आपके सामने लिखा हुआ है जिसका नाम है अंकित। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्शन को जो रिसीव करेगा वही अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये तो आपका अपना मेथड है।
लेकिन इसमें आप क्वेश्चन करो। मैं अभी बोला हूं कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो क्वेश्चन वर्ड जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड है व्हाट और दूसरा क्वेश्चन वर्ड है whom। अब जरा ध्यान से देख, अगर इस सेंटेंस में मैं whom से क्वेश्चन करूं तो आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, अंशिका लव्स, चलो आप सेंटेंस देखो, लाइन कट गई थी मेरे भाई, यहां देखो, अंशिका लव्स अंकित। अगर इस सेंटेंस में आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि सर ये जो अंशिका है ये अपने आप में एक्शन को कर रही है, ये जो लव है ये बेसिकली एक्शन है और इस एक्शन को रिसीव कर रहा है अंकित। इसका मतलब ये हुआ कि अंकित इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, लव इस सेंटेंस का वर्ब हुआ और अंशिका इस सेंटेंस का या फिर इस सेंटेंस की क्या हुई, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट हुई। अब अगर इस सेंटेंस में मैं whom से क्वेश्चन करता हूं और बोलता हूं आपके सामने क्वेश्चन कि अंशिका, ध्यान से देखना, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन बोलता हूं अंशिका लव्स whom, अंशिका किसको प्यार करती है या फिर किससे प्यार करती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा अंकित, आपका आंसर आएगा अंकित। इसका मतलब ये हुआ कि whom से क्वेश्चन करने के बाद, whom से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आएगा वही अपने आप में क्या कहलाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर whom से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आएगा वही तो अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर बड़ा सेंटेंस रहेगा, आई मीन बड़ा सेंटेंस रहेगा, उसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए दो क्वेश्चन वर्ड है, एक तो है व्हाट और दूसरा है whom। व्हाट से और whom से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाएगा उस सेंटेंस का, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे और जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। माय डियर, जिस तरीके से हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा किए हैं, अब हम लोग जरा समझते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट की ओर, अपने टॉपिक की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका बचपन वाला पार्ट था। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। जरा ध्यान से देखना, अब हम लोग बात करते हैं कि भैया ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज क्या है। आप जो इतने देर से बोल रहे थे, आप कल भी हमको बताए थे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन बात आती है कि भैया ये लैंग्वेज क्या है। आखिर लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जब तक इस लैंग्वेज के बारे में हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि लैंग्वेज रियल में है क्या, तो कुछ अच्छे तरीके से जानकारी नहीं हो पाएगी। जरा ध्यान से समझना, अगर मैं इस लैंग्वेज के बारे में चर्चा करूं कि रियल में लैंग्वेज क्या है, तो भैया एक बात बता, मैं आपके सामने बोलता हूं आपको कुछ समझ में आया, आप बोलोगे नहीं। यानी जो गूंगा होता है वो कुछ अगर बोलने की कोशिश करता है तो उसके बात को हम लोग फील कर पाते हैं, लेकिन रियल में उसका कोई भी लैंग्वेज समझ पाते हैं, आप बोलोगे नहीं। जब वो बोलता है उसका कोई लैंग्वेज होता ही नहीं है सर, वो बोलता है उसका कोई लैंग्वेज नहीं होता, सिर्फ उसका एक लैंग्वेज होता है बॉडी लैंग्वेज और कुछ भी नहीं। बॉडी लैंग्वेज से हम लोग समझ पाते हैं, तो लेकिन वो भी एक लैंग्वेज है। लेकिन एक बात बता, जब हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज है क्या, तो भैया एक ऐसा सोर्स है जिससे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। एक बार फिर से देखो, एक ऐसा सोर्स है जिससे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जिससे संचार किया जा सकता है। एक इंसान और दूसरा इंसान आपस में बात करने के बाद दोनों एक दूसरे के बात को समझ पाते हैं, वही तो अपने आप में लैंग्वेज कहलाएगा। लैंग्वेज उसी को कहा जाएगा, मैं फिर से सुना, लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन का एक साधन है, एक सोर्स है। यानी मैं जो बोला हूं वो आप समझे और आप जो बोले हो वो मैं समझूं, वो अपने आप में लैंग्वेज कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। तो इस लैंग्वेज का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लैंग्वेज is the source of communication। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो लैंग्वेज है वो बेसिकली कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। ये जो लैंग्वेज है माय डियर, ये कम्युनिकेशन का एक सोर्स है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बात बता, जब हम लोग वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि भैया ये वर्ड उसी को कहा जाएगा ग्रुप ऑफ लेटर्स और कंप्लीट मीनिंग देगा माय डियर। यानी हम बोल सकते हैं वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव कंप्लीट मीनिंग और सेंस। जो कंप्लीट मीनिंग देगा और कंप्लीट सेंस देगा वही अपने आप एक वर्ड कहलाएगा। इसी वर्ड को स्ट्रक्चर के आधार पे, इसी वर्ड को स्ट्रक्चर के आधार पे और इसी वर्ड को फंक्शन के आधार पे, एक बार फिर से देखना, इसी वर्ड को स्ट्रक्चर के आधार पे और इसी वर्ड को फंक्शन के आधार पे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये सारे के सारे 8 पार्ट को इकट्ठा मिला दिया गया है। फिर से देखना, इस सारे के सारे 8 पार्ट को इकट्ठा मिला दिया गया है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सारे के सारे 8 पार्ट को इकट्ठे मिला दिया गया है और इकट्ठे मिलाने के बाद इस सारे के सारे पार्ट को इकट्ठे मिला दिया गया है और इकट्ठे मिलाने के बाद इसका एक नया नाम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब मैं कह सकता हूं कि सर
यहाँ जैसे ही कुछ ना कुछ जुड़ता है, जैसे ही हम लोग समूह बनाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब उसका नाम भी चेंज हो जाता है। जब हम लोग बात कर रहे थे 26 लेटर्स को लेकर के, तो जब हम 26 लेटर्स को इकट्ठे मिला रहे थे, उसका नाम दिया था अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक का नाम था वोवेल्स और दूसरा का नाम था कॉन्सोनेंट। इस वोवेल को और कॉन्सोनेंट को मिला करके हमने वर्ड का फॉर्मेशन किया था। बहुत सारे वर्ड को मिलाने के बाद हम लोग फ्रेज बनाए थे। फ्रेज उसको बोले थे जो मीनिंग दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे सेंटेंस को लेकर के। सेंटेंस के बारे में मैंने बोला कि बहुत सारे वर्ड्स को मिलाने के बाद कंप्लीट मीनिंग देगा, वो अपने आप में सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन यहां बात आती है कि सर बहुत सारे वर्ड्स को फंक्शन के आधार पे और एक्शन के आधार पे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इन सारे के सारे 8 पार्ट को अगर इकट्ठे देखा जाए तो सारा का सारा 8 पार्ट मिल करके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा, जो संख्या में टोटल 8 होती है। यानी हम लिख सकते हैं कि भैया ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो उसकी संख्या कितनी होगी? आप बोलोगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी संख्या 8 होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी संख्या 8 होती है। तो हम लिख सकते हैं वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट्स। नोट करके लिख लेना, words are classified into 8 parts according to their function or structure, according to their structure and function। यानी फंक्शन के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? आप बोलोगे सर 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इन सारे के सारे 8 पार्ट को अगर इकट्ठे मिला दिया जाए तो उसका नाम क्या दिया हम लोगों ने? तो उसका नाम हम लोगों ने दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सारे के सारे 8 पार्ट का हम लोग नाम लिख लेते हैं ताकि देखने में खूबसूरत लगेगा। तो सबसे पहला पार्ट का आप नाम लिखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं नाउन। दूसरा पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तीसरा पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। चौथा पार्ट जिसका नाम है वर्ब। पांचवा जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। छठा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशन। सातवां जिसका नाम है कंजंक्शन। सातवां जिसका नाम है कंजंक्शन। और लास्ट 8वां जिसका नाम है इंटरजेक्शन। यानी कुल मिला के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए? आप बोलोगे सर 8 हुए। सबसे पहला जिसका नाम है सबसे पहला अच्छे से देखना, सबसे पहला जिसका नाम है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रेपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, 8वां इंटरजेक्शन। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप देख लेना, वर्ड को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसके फंक्शन के आधार पे, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, और इन 8 पार्ट को इकट्ठे मिला करके हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहां से मैं आपको 2 चीज समझाता हूं। पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग जो पढ़ेंगे वो फंक्शनल लेवल पे पढ़ेंगे। पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग फंक्शनल लेवल पे पढ़ेंगे। फंक्शनल लेवल, आप बोलोगे कि सर ये फंक्शनल लेवल क्या होता है? तो फंक्शन का मतलब होता है काम के आधार पे। यानी हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि रियल में उसका काम क्या है और उसका नाम क्या है। जैसा जिसका काम होगा वैसा उसका नाम होगा। माय डियर, एक बात समझना, फंक्शनल लेवल कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को आप देख करके डिसाइड नहीं कर पाओ कि रियल में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसा है। भैया, किसी इंसान को देख करके आप नहीं बोल पाओगे कि हाँ उस इंसान का नेचर कैसा है, वो इंसान कैसा है, जब तक आप उसके साथ यूज टू नहीं रहोगे, जब तक आप उसका यूज नहीं करोगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप उसके साथ उसके एनवायरनमेंट में नहीं रहोगे, तब तक आप अंदाज लगाना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि रियल में उसका नेचर क्या है या फिर उस बंदे का एम क्या है। मतलब उसके काम के हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ इसका नेचर अच्छा है या फिर खराब है। इसी तरीके से किसी भी सेंटेंस में वर्ड को पहचानना कि इस वर्ड का रियल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो उस वर्ड का एक्शन बताएगा, उस वर्ड का काम बताएगा, उस वर्ड का फंक्शन बताएगा। इसलिए उसका नाम हम लोगों ने दिया फंक्शनल लेवल, राइट। अब यहां से देखो, इस ग्रामर को हम लोग 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा जिसका नाम है हम लोग बोल सकते हैं एडवांस ग्रामर, यानी एडवांस, राइट। जब हम लोग इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल लेवल पे। किस लेवल पे मेरे भाई? आप बोलोगे सर इसको पढ़ेंगे फंक्शनल लेवल पे।
राइट। और जब हम लोग एडवांस की बात करते हैं, एडवांस सेक्शन की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग टेंस से स्टार्ट करेंगे, यानी हम लोग टेंस से पूरा स्टार्ट करेंगे और टेंस के साथ हम लोग नरेशन को जाकर के या फिर नरेशन पे जाकर के इसको हम लोग खत्म कर देंगे। यानी टेंस से स्टार्ट होगा और नरेशन पे जाकर के खत्म होगा। इस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा, टेंस एंड नरेशन में आ जाएगा टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन वगैरह वगैरह, मॉडल, एक्सलरी, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। यानी इसको हम लोग 2 लेवल पे पढ़ने वाले हैं इस ग्रामर को। सबसे पहला लेवल है फंक्शनल लेवल, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। दूसरा है आपका एडवांस लेवल, जिसमें हम लोग टेंस से लेकर के नरेशन तक की स्टडी करेंगे, राइट। इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। और याद रखना, हम लोग बीच बीच में कभी कभी साइनो एंटो, जो कि एनडीए एयरफोर्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब उसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज होगी, सारे के सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे होंगे। हम लोग धीरे धीरे टाइम टू टाइम हर एक चीज़ करते रहेंगे। वोकेबलरी बैच आएगा, इसके बाद स्पोकन बैच लेकर के आएंगे, ग्रामर बैच आपका चल रहा है, इंग्लिश स्पेशल बैच लेकर के आएंगे, हर एक चीज़, लेकिन टाइम टू टाइम। अभी ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, वोकेबलरी का सेशन आपके सामने आएगा एनडीए और एयरफोर्स के बच्चों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय करे होइएगा और अच्छे तरीके से स्टडी करिए और कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, राइट। बाय।